इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं रज़ा आपको, हफीज़ आपको, जो थिंक टैंक, जो आपका इकॉनमी के ऊपर थिंक टैंक था, आप सबको आज बहुत मुबारक देता हूँ। हाँ, मुर्तज़ा आपको, क्योंकि मुर्तज़ा वाशिंगटन से छोड़ के अच्छी नौकरी आए हैं पाकिस्तान। आप सबको मैं इसलिए मुबारक देता हूँ कि मैं जब से हमारी गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए, तो तब से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और हम अभी तक उसको टैप नहीं कर सके। इस बड़े एसेट को हम सही तरह उसको टैप नहीं कर सके। हमें ये समझना चाहिए कि जब हिंदुस्तान और चाइना दोनों ने जब अपना जो प्रोग्रेस शुरू किया, तो उनको जो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट आई हिंदुस्तान में भी और चाइना में भी, वो उनके ओवरसीज़ उनकी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी थी। उनके जो बाहर हिंदुस्तान के जो लोग बाहर काम कर रहे थे और चाइना के लोग बाहर काम कर रहे थे। तो हमने जिस तरह इस टैलेंट को, हमें जो असासे को पाकिस्तान में जिस तरह हमें इनको लाना चाहिए था और अब नेशन बिल्डिंग में जिस तरह इन्होंने हमारी मदद करनी थी, वो बदकिस्मती से अभी तक नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा पहला कदम है और बड़ा कदम है, बिकॉज़ ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट ये जो शुरू किया आज आपने, ये एक मौका देता है पाकिस्तानियों को पार्टिसिपेट करने का पाकिस्तान की बिजनेसेस में। हमारी जो अभी बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारा कंस्ट्रक्शन का, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े 2 प्रोजेक्ट्स हैं, और भी बड़े हैं, बादशाह डैम भी है, मोमन डैम है, हमारी ML1 पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक नई रेलवे बनाने लगे हैं, जो 2 नए शहर बना रहे हैं, एक बंडल आइलैंड सिंध के अंदर और दूसरा रावी सिटी लाहौर में। ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। इन सब में हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमने पार्टिसिपेट करवाना है, इन्होंने शिरकत करनी है इसमें। अभी हफीज़ ने आपको बताया कि पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या थे। चैलेंजेस पाकिस्तान के सबसे बड़े ये है कि हमारे इतने कर्ज़े चढ़े हुए हैं कि हम जितना भी पैसा इकट्ठा करते हैं, तकरीबन आधा चला जाता है कर्ज़ों की किस्तों के ऊपर। तो जो मुल्क के लिए पैसा बचता है वो काफ़ी नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम वेल्थ क्रिएशन करें। हम अपनी मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी करें कि हमारे पास पैसा इतना आ जाए कि हम ये कर्ज़े वापस कर सकें। तो उसके लिए भी ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन का पूरा पैकेज है, उसका मकसद ही ये है कि ये जो 2 बड़े शहर हैं, इसमें इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जैसी शुरू होती है 30 रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एकदम चलनी शुरू हो जाती हैं। तो उससे जो सारा इकोनॉमी का पहिया चलेगा, उससे इंशाअल्लाह जो हमारी रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, वेल्थ क्रिएट होगी और इंशाअल्लाह उससे फिर हम कर्ज़े वापस करने की एबिलिटी रखेंगे, हमारे पास सलाहियत होगी। और दूसरा जो इशू इन्होंने बात की वो ये कि इस मुल्क में जो हमारी जब गवर्नमेंट आई तो सबसे बड़ा ट्रेड गैप था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर $40 अरब का गैप था। हम $20 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे थे और $60 अरब की इंपोर्ट कर रहे थे तकरीबन। तो ये इतना बड़ा तारीखी जो ट्रेड गैप था, जो और करंट अकाउंट डेफिसिट भी तारीखी था, $20 अरब रेमिटेंसेस निकाल के बीच में से। तो ये जो हमारे पास डॉलर्स की कमी है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रुपए के ऊपर पड़ता है। जब डॉलर्स की कमी होती है तो रुपया गिरना शुरू हो जाता है। तो उसको जब रुपया गिरता है तो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं और फिर इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है। लोग जिन्होंने पैसे बाहर से लगाने होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर रुपये ने गिरना ही है तो वो डॉलर में पैसा रखें। तो इससे सारी इकॉनमी की जो इकॉनमी की वेल्थ भी नीचे चली जाती है और फिर जो इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है। तो इसके लिए एक तो ये वेल्थ क्रिएशन और दूसरा डॉलर्स हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हमें बहुत ज़रूरत है। रेमिटेंसेस उनकी बढ़ गई हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ चाहते हैं कि उनकी अब इन्वेस्टमेंट आए हमारे मुल्क में।
ابھی تک ہم ان کو کوئی وائبل چیزیں نہیں پریزنٹ کر سکے انویسٹ کرنے کے لیے. جو کرتے بھی ہیں انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم جیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس آسانیاں ہوتی جائیں گی انویسٹرز کے لیے تو انشاءاللہ وہ ادھر بھی آئیں گے. لیکن یہ جو ہمارے 2 میگا پروجیکٹس ہیں اس میں کیونکہ عموماً وہ پراپرٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ بہترین ان کے لیے اپرچونیٹیز انویسٹ کرنے کی ہوں گی. میں ایک چیز اب اوورسیز پاکستانیز کے اوپر کہہ دوں. ہمارے ملک میں پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے لوگوں میں کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو یا ڈیول نیشنل کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ کوئی ملک کے غدار ہیں. سسپیشن سے دیکھا جاتا ہے جی وہ ڈیول نیشنل ہے. پہلے یہ ہم سمجھیں کہ یہ کیوں 90 لاکھ تقریباً پاکستانی باہر کیوں گئے؟ کیونکہ زیادہ تر ہم نوکریاں نہیں دے سکے. دوسری چیز وہ اتنے کئی وہاں پاکستانی کوالیفائی کر بیٹھے, ان کی کوالیفیکیشنز اتنی اوپر چلی گئی ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے سوٹیبل جابز نہیں ہیں. جاب ہیں تو ہم پیسے نہیں ان کو دے سکتے جو ان کو ملنے چاہیے. ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں, ان کی تو بالکل اسٹیگنیٹ کی ہوئی ہیں. لیکن جس لیول کی ہم ایکسپورٹس چاہتے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کا. تو اس ٹائم جب تک وہ ہم اپنی ایکسپورٹس امپورٹس تک نہیں یا زیادہ تک نہیں لے کے جاتے تب تک ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو انسینٹیوائز کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ بھی کریں. ان کے لیے آسان ہو پاکستان میں اپنا پیسہ لانا. اور جس طرح رضا باقر نے کہا اگر وہ باہر بھی نکالنا چاہتے ہیں واپس لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے آسان ہو. تو یہ بڑا اچھا فرسٹ اسٹیپ لیا آپ نے. اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہم اب ان کو یہ جو اپنے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں, ویسے بھی ہماری ہاؤسنگ کے ہم نے جو انسینٹیوز دیے ہیں ہاؤسنگ میں وہ بھی ہاؤسنگ بوم شروع ہو گئی ہے پاکستان میں, کنسٹرکشن بوم شروع ہو گئی ہے. اور یہ جو ہمارا نیا پاکستان کا یہ جو ہم نے افورڈیبل غریبوں کے لیے وہ طبقہ جو آج تک کبھی گھر نہیں بنا سکتا تھا ان کو جو ہم نے اب انسینٹیوز دیے ہیں سیلریڈ کلاس کو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت بڑی ایک کنسٹرکشن کی بوم آ رہی ہے. اور اس میں مجھے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ابھی جو ہمارے اوورسیز پاکستان ہے کسی بھی سیکٹر میں وہ آتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے وہ ہاؤسنگ ہے, ریل اسٹیٹ ہے. اور یہ ایک اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا 2 میگا سٹیز کی طرف ہم جا رہے ہیں ان کو یہ بھی موقع مل جائے گا. تو پھر سے میں آپ کو رضا آپ کو اور حفیظ آپ کو آپ کے اکنامک تھنک ٹینک کو سب کو میں مبارک دیتا ہوں. یہ بہت بڑا آپ نے پہلا قدم اٹھایا. شکریہ.